हेलो दोस्तों, क्लास 12 की मैथ में आज हम सब लोग आप व्यू स्टार्ट करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो बालाजी पब्लिकेशन से हम सब लोगों ने अभी तक टोटल कितनी चीजें सॉल्व की? तो सबसे पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो तीसरा है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, चौथा इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी हमने सॉल्व करवा दिया है, और इंटीग्रल के एप्लीकेशंस को सॉल्व किया है, और वेक्टर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी इतनी चीजें सॉल्व कर दी। और एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग का। और अब हम सब लोग फर्स्ट कंप्लीट करके सेकंड कंप्लीट करेंगे, जो एक दो चैप्टर बचे सेकंड मैथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अवयव होता क्या है। इसको दो चीजें कहते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्सेस भी बोला जाता है, वो उसकी प्लूरल वर्ड होता है मैट्रिक्सेस, लिखा दोनों चीज जाते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो ये जो होता है ये वास्तविक संख्याओं को, काल्पनिक संख्याओं को एक क्रम में व्यवस्थित करके रखता है। ठीक है, एक अरेंजमेंट कह सकते होता है फैक्ट्रियों वगैरह में। ठीक है, और जहां डेटा को संभाल करके रखा जाता है वहां पर हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीज को हम अगर कलेक्ट करके रखते हैं किसी सारणी में, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में, तो वो होता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, पिक्टोग्राफी वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, लेकिन इसके जो अंदर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं इसको बोला जाता है एलिमेंट्स, अवयव, ये स्मॉल लेटर के होते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, लेकिन इसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है भैया, इसमें खास बात होती है ऑर्डर की, यानी क्रम की। तो सबसे पहले जानेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसकी जो क्षैतिज लाइन होती है, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज, ये क्षैतिज और ये क्षैतिज, इनको बोला जाता है रो यानी पंक्ति। और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है कॉलम यानी स्तंभ। आई बात समझ में? तो क्षैतिज वाली लाइन को रो और ऊर्ध्वाधर वाली लाइन को कॉलम। इसीलिए इसका क्रम हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? आर सी से। मतलब पहले लिखना है आर और फिर लिखना है सी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पहला कॉलम है C1। ये हमारा दूसरी लाइन है ना, दूसरा कॉलम C2। और ये तीसरी लाइन है तो तीसरा कॉलम C3। और फिर C4 आएगा डॉट डॉट डॉट। और ये कौन सा नंबर है? nवां कॉलम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? Cn। ऐसे ही हम रो को भी देख लेते हैं, पंक्ति को भी देख लेते हैं। तो ये पहली पंक्ति है यानी रो है तो R1, और ये वाली दूसरी क्षैतिज लाइन है तो इसको कहते हैं R2, और ये वाली तीसरी क्षैतिज लाइन है तो इसको R3, और फिर चौथी, पांचवी और डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी है? MV है। अच्छा, एक चीज और है, कोई जरूरी नहीं है कि जितनी रो हो उतनी कॉलम, ये आयताकार होता है, बस ये चीज याद रखिए। हाँ, वर्ग अवयव जब वो कहेगा तब हम लिखेंगे, नहीं तो हम हमेशा कैसा लेकर के चलेंगे? हम हमेशा लेकर के चलेंगे आयताकार, यानी कि क्षैतिज लाइनें कम या ज्यादा होंगी, ऊर्ध्वाधर लाइनें कम या ज्यादा होंगी, बराबर नहीं होंगी तब की बात। बराबर हो जाएंगी तो वहां पर हो जाएगा ये वर्ग। ठीक, तो इसका क्रम कैसे लिखा जाएगा? आर को पहले और फिर किसको लिखना है? सी को। अच्छा बताओ, आर वाली कितनी लाइन है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, डॉट डॉट डॉट, ये कौन सी लाइन है? एमवी वाली है तो एम लिखेंगे। गुणा खड़ी खड़ी कितनी लाइन? पहली, दूसरी, तीसरी, डॉट डॉट डॉट, कौन से नंबर की है? ये एनवी वाली है तो गुणा एन। ये हो गया इसका क्रम, एम गुणा एन, यानी कि रो गुणा कॉलम। ठीक है, अब ये कौन सा है? ये कौन सा रो है? रो को पहले लिखना है और फिर कॉलम को। ये पहला रो है, ये पहला रो है, रो पहला नंबर, पहला नंबर। ये कौन सा रो है? ये दूसरी वाला है, दूसरा वाला। ठीक है, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला रो। ठीक,
ये कौन सा रो है? तीसरा वाला, तो इसको हम 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और ये कौन सा रो है? MO वाला, तो M लिख देंगे, M M M M। अब नीचे वाली ये हमको क्षैतिज लाइनें अपने देखनी, ऊर्ध्वाधर लाइनें देखनी, ऊर्ध्वाधर वाली देखो, ये कौन सा कॉलम है? पहला, लिख करके चले आइए। ये कौन सा कॉलम है? दूसरा, लिख करके चले आइए। इसको ध्यान दीजिए। और ये कौन सा है? तीसरा, लिख करके चले आइए। और ये कौन सा है? NY, तो N लिख दीजिए, N लिख दीजिए, N लिख दीजिए। और ये हो गया N। तो इसके एलिमेंट्स को इस प्रकार लिखा जाता है। A11 का मतलब है कि पहला रो और दूसरा कॉलम। A12 का मतलब पहला रो है और कॉलम कौन सा है? दूसरा वाला है। A13 का मतलब रो पहला ही है लेकिन कॉलम कौन सा है? तीसरा वाला है। अच्छा, A32 का मतलब रो है तीसरी और कॉलम कौन सी है? दूसरी। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AIJ। आई किसको बिलोंग्स कर रहा है? रो को। और जे किसको बिलोंग्स कर रहा है? कॉलम को। आ रही बात समझ में? कितने की बनाना है? M N। M है आपके कितने? रो, और N कितने हैं? कॉलम। ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। M का मान कहां से? भाई ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के लिए भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये कौन से नंबर है? अभी ये है इसके एलिमेंट्स जो अंदर लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कौन सी? ये काउंटिंग में ली जाती, तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। बाकी इसके नंबर्स कौन कौन से यहाँ पर यूज होंगे, वो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर होंगे। लेकिन ये जो नंबर है कॉलम, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये तो काउंटिंग में ही लिया जाता है। और काउंटिंग में कौन कौन से नंबर आते हैं? रियल नंबर, वो नेचुरल नंबर ही आता है। आ रही है आपको समझ में बात? तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो M का मान कहां से स्टार्ट होगा? ये नेचुरल नंबर है N और M, तो 1 2 3 4 के क्रम में ऐसे चलेगा, तो M क्रॉस N चलेगा, यानी कि M का मान 1 लेंगे, N का मान 1 लेंगे, तो पहला रो ले सकते हैं, यानी M का मान 1। दूसरा रो लेंगे तो M का मान 2। पहला कॉलम लेंगे तो N का मान 1। दूसरा कॉलम लेंगे तो N का मान 2। और तीसरा कॉलम लेंगे तो N का मान 3 हो जाएगा। ये थे। अब हम सब लोग चलिए देखते हैं इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आव्यूह के प्रकार, यानी काइंड ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा है क्षैतिज आव्यूह, जिसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब होगा? जब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा चौड़ी नज़र आएंगी, मतलब जब मैट्रिक्स थोड़ा चौड़ाई, ब्रीथ उसकी ज़्यादा नज़र आ रही हो, ठीक है। तो इसको जिस आव्यूह में इसको परिभाषित कर सकते हैं, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यानी कि R रो स्तंभों की संख्या से कम हो, ठीक है। यानी R मैक्सिमम और C मिनिमम। रो ज्यादा, रुक जाइए, माफ कीजिए, रो होने चाहिए आपके कम और आपके कॉलम होने चाहिए ज्यादा। यहां से देख सकते हैं, ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, और ये पहला रो और ये दूसरा रो हो गया, ठीक है। तो रो हमारे पास 2 ही हैं और कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो इसलिए जब कॉलम आपके ज़्यादा होंगे, याद रखिए, जब आपके कॉलम ज़्यादा होंगे किससे? रो से, तो ये आपका आएगा क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। इसको लिखा गया है यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जो है, 1 2 3, 3 जो है, 3 है हमारी ऊर्ध्वाधर लाइनें जिसको हम स्तंभ कहते हैं, और 2 हमारी क्षैतिज लाइनें हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। क्या होता है? उसी का उल्टा। इसमें क्या होगा? इसमें अब की बार R ज्यादा होंगे, की बार क्या होंगे? R ज्यादा होंगे और C क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर है ना बात? तो जिस आव्यूह में
पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी हुज मैट्रिक्स विच इज नंबर ऑफ रोज इज मैक्सिमम इज लार्जर देन कह सकते हैं इससे नंबर ऑफ कॉलम, इससे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पहला आर, ये दूसरा आर, ये तीसरा आर, R1 R2 R3, क्लियर। और ये हमारा पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम हमारे पास 2 ही है और रो कितने हैं 3, उल्टा होगा, बस ये चीज़ याद रखिए। तो इसलिए इसको हम कहेंगे हमारा, अब इसमें देखिए आपको नज़र कैसा आ रहा है, एकदम सीधा सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें कैसा नज़र आ रहा था, एकदम ऐसे नज़र आ रहा था। तो इसलिए ये वाला जो है हमारा कैसा दिख रहा था, रो वाला जैसा, और ये हमारा कॉलम वाले जैसा दिख रहा है। क्लियर है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर देखते हैं, वर्ग आव्यूह, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, आर और सी इक्वल होते हैं, ठीक। इसी को पढ़ना है पूरे मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट्स में भी इसी का ही यूज है, वर्ग आव्यूह जिसको हम कहते हैं। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी R इज इक्वल्स टू क्या होता है, C होता है। और R के नंबर कौन बताता है, M, और N बताता है C के नंबर, ठीक है। क्लियर बात। तो इसलिए ये हो जाएंगे आपके कौन से, वर्ग आव्यूह, ठीक। इसको कुछ ऐसे लिखा जाता है, यहां से देखिए, यहां से ऐसे, ठीक। यहां से देखिए ये हमारा एक हो गया वर्ग आव्यूह, ये हमारा दूसरा वर्ग आव्यूह। ये पहला रो 1 1 1 लिखा है, ये दूसरा रो 2 2 2 लिखा है, तीसरा रो 3 3 3 लिखा है। पहला कॉलम लास्ट में 1 1 1, दूसरा कॉलम 2 2 2, तीसरा कॉलम 3 3 3, और ये हमारा 2 बाई 2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये 3 बाई 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है भैया। अब इसमें कुछ खास बात है, वो खास बात क्या है कि M क्रॉस M का जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसका जो ऑर्डर है वो M क्रॉस M ना लिख करके हम केवल M क्रम का आव्यूह कहें, तो समझ लीजिए इसमें रो भी M है और कॉलम भी M है, ठीक है। तो अगर M क्रम का आव्यूह लिखा जाए तो उसका मतलब होगा M क्रॉस M, मतलब उसमें M रो है और M ही कॉलम है, यानी कि 2 क्रम का वर्ग आव्यूह बताइए, यानी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। क्लियर है ना बात भैया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स क्या होता है। सेम वही चीज, इसमें रो केवल एक ही हो और कॉलम चाहे जितने हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, रो की बात हो रही है। अगर रो मैट्रिक्स कहे तो इसका मतलब आपके पास रो 1 है बस। यहां से देखिए पहला है रो 1 एक ही है, कॉलम कितने 1 2 3 4, 1 2 3, इसका ऑर्डर हमेशा 1/4 आरसी होता है ना, आरसी होता है ना, 1 इंटू सी होगा इसका ऑर्डर हमेशा। क्लियर है ना, ठीक। ऐसे ही स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह जिसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, उसमें क्या होता है, एक कॉलम होंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक ही कॉलम होंगे। कैसे, तो कॉलम आपके पास एक होंगे, तो इसका जो है ऑर्डर कैसा होगा, R इंटू 1, R/1 इंटू ना कहिए, R/1 कह दीजिए, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम होता है तो वो आपका कहलाएगा स्तंभ आव्यूह, जिसको हम सब लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सब लोग देखेंगे तो इस वाले के पास एक ही कॉलम है, रो कितने आपके पास, तो 2/1 हो जाएगा। इसमें रो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, एक। क्लियर है ना बात, ठीक। अब आगे आ जाइए, आगे है शून्य या रिक्त आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स या जीरो नल मैट्रिक्स क्या होते हैं वो चीज़ देखिए। तो इसमें क्या होंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी ईच एलिमेंट्स जीरो ही हों, ठीक है।
ईच एलिमेंट 0 होने चाहिए। जिस आव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे 0 0 0 रो 1 है, कॉलम कितने हैं 3, 1/3 का ये 0 मैट्रिक्स है। और इसमें 1 2 3 4 1 2 3, तो आपके पास 3 कॉलम है और 4 रो हैं, ठीक है। तो RC यानी 4/3 हो जाएगा। ये 4/3 का 0 मैट्रिक्स है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया, इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई से ही इसको डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब इसको आई से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है? जिस वर्ग आव्यूह अभी तक, अब यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है आपका। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं समझ गए हैं। RC जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, रो और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। M से डिनोटेड किया जाता है। M का मतलब यहाँ रो भी M है और कॉलम भी M है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो एक चीज़, जिस वर्ग आव्यूह के अग्र या मुख्य विकर्ण, अभी बताएंगे प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ठीक है, कि सभी अवयव इकाई हो। इकाई का मतलब एक हो। तो जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, ठीक है। फर्स्ट किसके साथ जाता है? लास्ट वाले के साथ जाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू अगर एक हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, सभी के सभी, तो वो होता है हमारा इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसको हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं इसको। क्लियर है ना बात भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से समझ देख भी लीजिए आप लोग। चलिए, इसमें रो 2 है, कॉलम 2 है, तो ये 2/2 का हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई, यूनिट मैट्रिक्स कह दीजिए। और ये रो 1 2 3 1 2 3, इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3, तो ये 3/3 का हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स। और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4, और ये सभी वैल्यू 1 है। तो ये है हमारा 4/4 का स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी आइडेंटिटी का। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी वैल्यू 1 है, बाकी सभी की सभी वैल्यू क्या है? 0। अगर सब प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू शून्य ना हो तब क्या होगा? लेकिन उससे पहले हम सब लोग प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें भी दी गई हैं। कुछ चीज़ें वो क्या है, इसको लिखा किससे जाता है? तो इसको लिखा जाता है I2। I2 का मतलब हो गया आपके पास, I2 का मतलब हो गया आपके पास कि ये 2/2 का है यूनिट मैट्रिक्स, और ये 3/3 का, और ये 4/4 का है। I2 I3 I4 I1 तो होगा ही नहीं, उसका मतलब एक ही है। 1/1 उससे तो कोई मतलब नहीं। दूसरे शब्दों में भी बोला गया है कि n पंक्तियों के एक वर्ग आव्यूह, n पंक्ति है यानी कॉलम भी n ही होंगे, क्योंकि वर्ग आव्यूह की बात कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। वो इकाई आव्यूह कहते हैं। तो Aij की वैल्यू जो होती है 1 हो और I और J की वैल्यू क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। I और J जब इक्वल होते हैं, I और J कहाँ पर इक्वल होते हैं? 1 1 2 2 3 3 होते हैं ना, यहीं पर तो होते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर वैल्यू 1 हो, बाकी सभी की सभी वैल्यू 0। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और वो क्या है? बहुत अच्छी चीज़ है ये, समझिए यहाँ से। Aij की वैल्यू 1 होगी कब? जब I और J इक्वल होंगे, ठीक है। Aij की वैल्यू 0 होगी कब? जब I और J इक्वल ना हो, ठीक है। I और J इक्वल कब नहीं होते थे? I और J इक्वल तब नहीं होते थे, यहाँ से देखिए, ये हम 2/2 का बना रहे हैं। A11 A12 A21 A22,
कलर चेंज करते हैं और यहाँ से देखिए आई और जे की वैल्यू इक्वल है इसमें, है ना। यहाँ पर आई की वैल्यू जे की वैल्यू इक्वल है, आई की वैल्यू जे की वैल्यू यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भैया ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। जब देखो इक्वल थी तो 1 आएगा, ठीक है। और जब इक्वल नहीं थी आई और जे, यहाँ से देखिए तो ये क्या आएगा 0, यही तो बोल रहा था। तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, हो गया ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है भैया, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये चीज हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला, ठीक है। अब जिसमें बाएं हाथ के ऊपरी सिरे से, ये बायां हाथ है, इसका ऊपरी सिरा ये, और के नीचे के सिरे तक बने विकर्ण, अब बाएं हाथ वाला विकर्ण लेना है। 2 विकर्ण, एक दाहिने हाथ है और एक बाएं हाथ है। तो एक डायगोनल बाएं हाथ, एक दाएं हाथ। तो बाएं हाथ का लेना है, जो भी विकर्ण होगा बाएं हाथ, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का बाएं हाथ का जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्लियर है। यहाँ पर ये दिया भी गया है, ये बाएं हाथ का है। दाएं हाथ वाला विकर्ण तो है लेकिन मुख्य विकर्ण नहीं, डायगोनल तो है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक खास बात दी गई है कि जो हमारा वो डायगोनल होता है, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। यहाँ पर केवल वर्ग आव्यूह में ही विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण के अवयवों को विकर्ण अवयव कहते हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल था उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए अब विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं ये चीज देखते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम वैसे ही जैसे अभी हमने सब लोग पढ़ी है कि कोई एक मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर ही मैट्रिक्स लेना है। कौन सा मैट्रिक्स लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। अब उसके जो हैं मुख्य विकर्ण के अवयव छोड़ दीजिए, बाकी सारे अवयव अगर 0 तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये पूछा जाएगा आपका 8 नंबर या 5 नंबर का। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसको छोड़ ही दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो वो हो जाएगी यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है। और अगर उसकी वैल्यू 1 ना होकर के कोई और हो, अभी बताए थे ना, अगर ये वैल्यू जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी। अगर 1 ना हुई, नहीं हुई, तो उसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए बात। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू की, प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 1 नहीं है तो इसलिए आइडेंटिटी नहीं है, और आइडेंटिटी नहीं है तो इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स है ये। क्लियर है बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब अगर यही वैल्यू 1 ना होकर के इक्वल हो लेकिन 1 ना होकर के कुछ और हो, अगर 1 हो जाएंगे वो आइडेंटिटी हो गई, अगर 2 हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, 3 हो जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, 5 हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, 8 हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझने के लिए क्या है कि जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों तथा शेष अवयव शून्य हो तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। बराबर हो लेकिन एक ना हो, बराबर हो लेकिन एक ना हो, तो ए आई जे हमारा जो होगा, ए आई जे किसी भी एम मैट्रिक्स का, एम मतलब एम ही रो है, एम ही कॉलम, ठीक। ये वैल्यू कोई भी एक कांस्टेंट हो जाए, एक कांस्टेंट ए हो जाए, ए नल रख करके चलिए के रखते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये के हो जाए, कोई कांस्टेंट हो जाए, लेकिन कब? जब आई और जे आपस में इक्वल होंगे तब कोई कांस्टेंट हो जाए। और बाकी आई और जे इक्वल नहीं है तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो। आई और जे इक्वल नहीं है तो सारे एलिमेंट जीरो, और आई और जे अगर इक्वल हैं तो वो कोई एक कांस्टेंट हो जाए, वन होगा तो जाहिर सी बात वो आइडेंटिटी चला जाएगा। अगर वन ना होकर के कोई और कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो आपका जाएगा अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब उप आव्यूह क्या होते हैं, सब मैट्रिक्स क्या होते हैं? कोई एक मैट्रिक्स लीजिए। अब जैसे ये ऊपर वाला मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ये हमारा ऊपर वाला मैट्रिक्स है, यही ले लीजिए। अब इस मैट्रिक्स में कुछ कॉलम और कुछ रो को अगर छोड़ दें, जैसे ये थर्ड वाला हमने कॉलम छोड़ दिया और थर्ड वाला रो, तो ये हमारा बचा फर्स्ट और सेकंड का कॉलम और रो, तो ये कहलाएगा इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स, उपाव्यूह जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्तियां या स्तंभ को निकाल देने पर या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को उप आव्यूह, उस आव्यूह दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात? ठीक, अब जैसे यहां से देख लेते हैं, ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया, उप आव्यूह दिया गया सब मैट्रिक्स, वो यहाँ से आपका पहला रो हटा है, पहला कॉलम, तो ये वाला मैट्रिक्स बचा 12 39। ठीक है, कि पहली पंक्ति एवं पहले स्तंभ को निकाल देने पर ये प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। त्रिभुजीय आव्यूह ट्रिएंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? दो तरीके के होंगे, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। कब अपर होगा कब लोअर होगा ये चीज देखता है। ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है अभी तक, कोई एक मैट्रिक्स लेना है आपको। ठीक है, स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज की ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक, इन्होंने क्या लिया है, एक ले लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स और एक ले लिया है इस बिना स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसको लिखा जाएगा ए आई जे। ठीक है, इसका एलिमेंट ए आई जे जो है जीरो होगा, कब? जब आई की वैल्यू जे से बड़ी हो। आई की वैल्यू जे से बड़ी कब होती है? जब नीचे आते हैं, डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे आई जे से बड़ा होता है, और डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जे बड़ा होता है, आई छोटा होता है। यही चीज है ना? नहीं समझ में आ रही भैया तो देखिए, ये आपका होगा C1 C2 C3, और ये हो गया R1 R2 R3। नीचे जाने पर, नीचे जाने पर R बढ़ता है यानी I बढ़ेगा, ऊपर जाने पर उधर देखिए ऊपर वाले में क्या होता है, J बड़ा होता है, नीचे वाले में कौन बड़ा होता है, I बड़ा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात, ध्यान दीजिए बस, और कुछ है नहीं। तो आई और आई की वैल्यू जैसे ग्रेटर देन होगी, ठीक, तो आपको सबसे पहले एक लेना है प्रिंसिपल डायगोनल। चलिए, ये हो गई प्रिंसिपल डायगोनल, ये हो गई प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो रहे हैं, ठीक है, तो जो ऊपर वाला एक ट्रायंगल बनेगा, ऊपर वाला एक आपके पास ट्रायंगल दिखाई देगा, ऊपर वाला ये ट्रायंगल बन रहा, बना एक ट्रायंगल, यहाँ से एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक, कब? जब नीचे वाले जीरो हो जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सभी के सभी जीरो हो जाए, तो जो ऊपर वाला बचेगा आपका एलिमेंट वो एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा, और उसी को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी का उल्टा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, देख लीजिए। इसमें भी क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल लेना है आपको, ले लिया गया, प्रिंसिपल डायगोनल ले लिया गया। ठीक, अब इसमें क्या देखना है, लोअर वाला देखना है ना, लोअर वाला देखना है, तो जाहिर सी बात ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, जीरो। ऊपर वाले सारे एलिमेंट देख लीजिए, यहाँ पर जीरो हो गए, यहाँ पर भी ऊपर वाले जीरो हो गए। अब नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल बना, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना, रुकिए, यहाँ से भी एक ट्रायंगल बना, इसको बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर।
अब ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर को कौन होता है, ऊपर जे ग्रेटर देन होता है और आई लेस देन। तो ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी। कौन से ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी, जिसमें जे बड़ा होगा और आई छोटा होगा। तो ऊपर जे बड़ा होता है, आई छोटा होता है। और सारे नीचे वाले जो बचेंगे मैट्रिक्स वो आपके होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स, ठीक है। क्यों लोअर ट्रायंगुलर का है, क्योंकि नीचे वाले ही एलिमेंट है, ऊपर वाले तो खत्म हो गए, जीरो ही हो गए, ठीक है भैया। तो ये इतने टोटल मैट्रिक्स आपके पास थे। डिफिनेशन दूसरे शब्दों में भी दी गई है, जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले सभी अवयव शून्य हो तो निम्न त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे एलिमेंट शून्य हो तो उसको कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये थे टोटल इसके टाइप्स यानी काइंड्स। अब हम सब लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अभी कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे कि आपकी संक्रियाएं जो हैं वो चीज़ें बची हैं, ऑपरेशंस वगैरह बचे हैं, सम पर, प्रोडक्ट पर यानी कि गुणन पर और योग पर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर क्या है, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं तो उस आव्यूह का क्रम क्या है। तो एक कोई मैट्रिक्स है, उसमें रो है 5 और ईच रो में, प्रत्येक रो में 3 एलिमेंट है, इसका मतलब कॉलम भी 3 हो गए। अब बताना है हमको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो रो है 5 रो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने एलिमेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हो गया ऑर्डर किसका, 5/3। देखिए 5 तो आरसी, सी कॉलम कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमेशा किससे लिखा जाता है, आर सी से। आर क्या है हमारा 5 और सी क्या है हमारा 3, 5/3, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं और उसका ऑर्डर क्या होगा वो चीज बताना। तो 12 का फैक्टर बताइए कौन कौन होगा, 1 into 12 हो जाएगा, और कौन हो 6 into 2 हो जाएगा, ये भी तो 12 होता है, और कौन होगा भाई, एक रो 12 कॉलम, 6 रो हो जाएंगे 2 कॉलम हो जाएंगे, 4 into 3 हो जाएगा ना, हो गया। अब इसका उल्टा 3 into 4 हो जाएगा भाई, अभी तक 4 रो थे 3 कॉलम, अब 3 रो हो जाएंगे 4 कॉलम होंगे तो 12 ही, और कौन हो जाएगा 2 into 6 हो जाएगा, और कौन हो जाएगा 12 into 1 हो जाएगा। अब कोई और फैक्टर 12 का नहीं, इतने ही है ना, ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, अब की बार एलिमेंट कितने हैं 5, अब की बार ऑर्डर क्या होगा इसका, तो 5 का 1 into 5 कामा 5 into 1, भाई 5 को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं तोड़ सकते भैया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। सेकंड क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एक मैट्रिक्स को हमको फाइंड करना है, ए आई जे 2/2 का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, एम और एन दोनों इक्वल है, आर और सी दोनों इक्वल है, इसको फाइंड करना, जबकि ए आई जे की वैल्यू भी दी गई, यानी आई और जे में रिलेशन। अच्छा सबसे पहले 2/2 का मैट्रिक्स बताइए क्या होगा, 2/2 का मैट्रिक्स कौन कौन होता है, A11 होता है, ठीक, A12 होता है, ये कौन सा रो हो गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो 2, ये सेकंड रो 2, कॉलम ये पहला है, ये कॉलम सेकंड वाला है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, ये कॉलम कौन सा फर्स्ट, ये कौन सा मैट्रिक्स हमारा बन गया 2/2 का। वैल्यू निकालते हैं, चलिए A11 की वैल्यू निकालने के लिए, A11 की वैल्यू निकालने के लिए आई का मान कितना है 1, जे का मान भी कितना दिया गया 1,
तो आई का मान यहाँ पर 1 डालेंगे। A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आई और जे ही तो है, आई और जे ही तो है यार। आई का मान देखिए कितना है 1 और जे का मान भी 1, तो आई का मान 1 प्लस 2 इंटू जे का मान 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, लिख दिया 3। A12 आई का मान अब की बार 1 और जे का मान 2, A12 फाइंड करते हैं। आई का मान 1 देखिए प्लस 2 इंटू जे का मान कितना है 2 2 जा 4 और 1 5। A21 आई का मान कितना है की बार 2 प्लस 2 इंटू जे, जे 1 है, 2 1 जा 2 और 2 कितना होगा 4, चलिए 4 रख देते। A22 निकालना है, आई का मान भी 2 जे का मान भी 2, तो आई भी 2 है प्लस 2 इंटू जे भी कितना है 2, 2 2 जा 4 और 2 कितना होगा 6, बन गया ये हमारा आंसर। ये मैट्रिक्स हो गया, यही हमारा AIJ हो गया मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अंदर जो एलिमेंट है उनके बीच रिलेशन का ये फार्मूला है, हमको ये वाला मैट्रिक्स फाइंड करना और ये वाला मैट्रिक्स यहाँ से ये आ। क्लियर? अब इसको चाहे ऐसे लिखिए और इसको चाहे ऐसे लिखिए, बशर्ते ये रिलेशन आपको बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स है x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2y माइनस ओमेगा, ठीक है, और जो कि दिया गया है किसके इक्वल 3 2 4 7, ये इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह, तो इनके एलिमेंट भी क्या होंगे समान होंगे, कंपेयर कराना है ये इसके ये इसके, तो x हमारा किसके इक्वल हो गए 3 के इक्वल हो गए, ये इसका आंसर। और 3x माइनस वाई किसके इक्वल है, ये भैया 2 के इक्वल, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y को इधर लाएंगे 2 को इधर लाएंगे तो 3x की वैल्यू पहले से ही पता 3 है, तो 3 इंटू 3 ये y इधर गया प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस, 3 तरह की 9 में से 2 गया कितना बचा 7, ये बन गया इसका आंसर। 2x प्लस जेड की वैल्यू कितनी 4, ठीक, अब 2x को इधर ले आएंगे तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 4 तो ही है 2x इधर आएगा, 2x की वैल्यू पहले से ही पता है 3, 3 दूनी 6 और 4 घटेगा तो जेड की वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। लास्ट में 3y माइनस ओमेगा किसके इक्वल है 7 के, ओमेगा को इधर लाएंगे 7 को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 7 इधर आएगा 3, y की वैल्यू पहले से ही पढ़ चुके 7 है और ये 7 इधर गया माइनस का, भाई ओमेगा इधर आया प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस। अब 7 तरीके 21 से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 14, ओमेगा की वैल्यू 14 और y की वैल्यू कितनी है 7, x की वैल्यू 3 z की वैल्यू -2, ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना बात भैया, ठीक 3 7 -2 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स दिए गए A 1 4 3 2 1 8 1 1 2 और B दिया गया है 212 0 48 और 614, हमको फाइंड करना A प्लस B, योग करना है, तो जैसे नॉर्मल बीजगणितीय योग अप्लाई होता वैसे इसमें भी A और B को जोड़ना है, ठीक, A हमारा क्या है 1 4 3 2 1 8 1 1 2 और इसमें ऐड क्या करना है B, B मैट्रिक्स कौन सा है 212 0 48 614, ऐड कर दीजिए जो आएगा वही हमारा आंसर। 1 में 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, समान में समान हर एक प्रत्येक एलिमेंट जो जहां पर होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं आईजे में से आईजे ही वो घटेगा या जुड़ेगा, ठीक, तो A11 है A11 है A11 में A11 ही जुड़ेगा, क्लियर है ना। अब ये 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 और 5 3 और 5 कितना रुक जाइए
3 और 2 हो जाएगा 5, और ये 2, 4 और 1 5, 8 और 8 16, और ये 7, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6। ये बन गया इसका आंसर। अच्छा, फिफ्थ नंबर क्या है, इसमें भी ऐड करना है। ए दिया गया, बी दिया गया, 3 सी दिया गया। अच्छा, ये किसका मैट्रिक्स है, रो कितने 1 2 3 और कॉलम 1 2 3, और ये भी 1 2 3 3 रो है और कॉलम 1 2 3। देख लीजिए, ये दोनों के ऑर्डर सेम है इसीलिए जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो ये जुड़ते घटते नहीं। अब इसमें देखो, 2 रो है 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3, 2 रो है इसमें भी और 3 कॉलम है, तो इसलिए ये भी जुड़ जाएंगे। नहीं, आंसर क्या हो जाता, असंभव। ये वाला डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है, आप सब लोग देख लीजिए। 2 3 5 और 5 5 10, 3 में से 4 गया, कितना बचा -1, और -1 माइनस कर दो, 4 5 घटेगा, माइनस का 1, 0 ऐड करेंगे तो -1, -3 प्लस 1 -2, और ये साथ में जोड़ेंगे तो बचेगा 5, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 2 में 0 जोड़ेंगे भी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। ये बन गया इसका आंसर। ठीक है ना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम दोनों, ठीक है। और इसमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू, जबकि रिलेशन दिया गया 2x - 3y की वैल्यू ये और 3x + 2y की वैल्यू ये। करना क्या है, अब हमको इनके कोफिशिएंट गुणांकों को इक्वल करना है। जैसे यहाँ पर देखो कितना आया, 3 है और यहाँ पर कितना है 2 है, दोनों में उल्टा मल्टीप्लाई करा दे। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, और साइन अलग अलग है तो इसलिए ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे कराना, देखिए 2 से, और इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 3 से। ठीक है भैया, 2 से करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2, हर एक एलिमेंट से होगा। यहाँ पर 3 से कराना, 3 तरह की 9, और फिर 3 दूनी 6y, और फिर इसको ऐड करना है 2 से, 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंची 10। अब इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 9 4 13x, इसको जोड़िए, 14 और 4 18, 10 और 2 12, 6 और 8 6 और 8 14, 2 और 10 12। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, सभी में 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेंगे बाहर और 13 बटे में भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/13, और ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा क्या, अब चाहो तो 13 अंदर भी लेकर के भाग करा दो सबसे, कोई मतलब नहीं, बात तो वही है। तो ये 2 9 18, और ये 2 बाहर निकालेंगे तो 6 बचेगा, 2 बाहर निकालेंगे 7, 2 यहाँ से गया तो 6, ये बन जाएगा इसका x का आंसर। चाहो तो आप अंदर इसका मल्टीप्लाई करा दो हर एक एलिमेंट से, तो x की वैल्यू 2/13, x की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने एक गलती कर दी, क्या है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तभी आंसर नहीं आ रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 पच्ची 15। अब ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10 और 3 13, ठीक है, और ये हो जाएगा 12 और 6 18, और ये हो जाएगा 2 और 15 और 2 17। अब तो 2 कॉमन आएगा नहीं, तो 2 कॉमन आएगा नहीं, 13 बटे में आ जाएगा, अंदर क्या बचा 25, और ये बचा 13,
और ये बचा 18 और ये बचा 17। अब ठीक है ना, अब ये हो जाएगी x की वैल्यू। ठीक ठीक, ये x की वैल्यू हो गई। अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? y की वैल्यू फाइंड करना है। y की वैल्यू फाइंड करना है तो करेंगे क्या? चाहे आप ये वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, फिर इसको इधर लेकर के घटा दीजिए, चाहे फिर यही रूल जो हमने x के लिए निकाला है y के लिए निकालेंगे। बिल ओपन पे अभी हमने y को कैंसिल किया, अब हम x को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ पर 2। अब इनका उल्टा मल्टीप्लाई। ठीक, इसका 3 से कराएंगे, इक्वेशन फर्स्ट का 3 से और इक्वेशन सेकंड का उल्टा 2 से, और साइन सेम है तो माइनस कर देना। फ्रेम में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, 3 त्रा की 9 आई, 3 से कराइए, 3 दूनी 6, तीनों पची 15, 3 त्रिका 9, 3 इक्कन 3। ठीक है, ये हो गया। इसका 2 से कराना है, 2 3 6 और 2 दूना 4, अंदर 2 से कराइए, 2 सते 14, 2 इक्कन 2, 2 चौके 8, 2 पंची 10। अब इसको माइनस करना है, माइनस माइनस, ये प्लस था माइनस, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। माइनस का 9 माइनस का 4y माइनस का 13y हो जाएंगे। और इसको घटाना है, घटा दीजिए। 6 में से 14 गए, कितना बचा? माइनस का 8। 15 में से 2 गए, कितने बचे? 13। ठीक है ना? 9 में से 8 गए, कितना बचा? 1। और 3 में से 10 गए तो माइनस के 7। माइनस 13 बटे में लाएंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 बटे 13 और ब्रैकेट में माइनस 8, 13, 1 और माइनस 7। ये बन गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, आंसर मिला लीजिए, तो y की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक, अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हमको दो मैट्रिक्स से दिए गए 2x2 के a है और b, हमको फाइंड करना a प्लस। बहुत ही आसान, a प्लस बी। मैट्रिक्स ए को लिखिए। मैट्रिक्स ए हमारा कितना है? कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, प्लस मैट्रिक्स बी को लिखिए। साइन स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ऐड करना है, ऐड कर दीजिए। कॉस में साइन ऐड होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन में कॉस ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कॉस में साइन ऐड करेंगे तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और साइन में कॉस ऐड करेंगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आंसर लिख दीजिए। आंसर यहां से 1, यहां पर भी 1, ये तो फार्मूला बन गया। और ये हमारा हो गया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये बन जाएगा इसका आंसर। आ रही बात समझ में? एक कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहां पर भी नहीं है। अगर यही चीज यहां पर होती तो कॉमन हो जाता, लेकिन है ही नहीं तो इसलिए कॉमन नहीं हो पाएगा। कॉमन का मतलब हर एक एलिमेंट से वो कॉमन है, किसी एक रो या कॉलम से नहीं। ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो हर एक एलिमेंट में अगर कोई कॉमन है तभी हो जाएगा, जैसे मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और यहीं पर ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग सबसे पहले आव्यूह पर संक्रिया का गुण पढ़ेंगे, योग की संक्रिया, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और
बंटन वितरण नियम जिसको हम कहते हैं, निरसन नियम, ये सभी पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस को, जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।